नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की खबर है, मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। नई दिल्ली में भारत मंडपम में 19 फरवरी को एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने के आरोपी 3 यूथ कांग्रेस वर्करों की गिरफ्तारी को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खूब हंगामा हुआ। करीब 20 घंटे तक चले इस ड्रामे का अंत आज सुबह 5:30 बजे हुआ। इस पूरे विवाद में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस आमने सामने रही। दोनों राज्यों की पुलिस में जमकर तकरार देखने को मिली। आखिरकार दिल्ली पुलिस को प्रदेश पुलिस के सामने झुकना पड़ा और फिर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें लेकर पुलिस दिल्ली चली गई। अहम बात यह है कि दिल्ली के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान भी इस कार्रवाई में शामिल थे। ऑलरेडी हमने जो चीज ऑलरेडी डीवीआर हमने सीज कर रखा है और आप उसके सस्पेशन पे कि डीवीआर चोरी हुआ है विच वाज ऑलरेडी सीज्ड बाय अस, हमने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रखा है। अब उसको सर्च करने के लिए मेरी गाड़ी कैसे सीज कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं समझ। शिमला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली बनाम हिमाचल पुलिस का विवाद गहराता नजर आ रहा है। सीएम ने प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दिल्ली पुलिस पर नियमों की अवहेलना का गंभीर आरोप लगाया। नरेश चौहान ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा पुलिस के जवान बिना वर्दी रोहडूर पहुंचे, जिसे हिमाचल पुलिस ने गैर कानूनी माना। उन्होंने कहा कि संदीप कुमार मामले में दूसरे राज्य में कार्रवाई को लेकर स्पष्ट कोर्ट आदेश और नियम है जिनका पालन किया जाना चाहिए। चौहान ने आरोप लगाया कि ना एफआईआर दिखाई, ना अरेस्ट वारंट और ना ही मेडिकल कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि शर्टलेस प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है और इस मामले में दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार भी लगी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम जी के पास मुद्दों की बहुत कमी है। आरडीजी के मामले में किस तरह से वो केंद्र सरकार को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों के साथ खड़े नहीं आ रहे। कल उन्होंने बड़ा दुख हमारे को भी हुआ है, वो कर क्या रहे हैं। आप इस चीजों के थ्रू जाते, पूछते, नियम को पूछते, उनसे पूछते। अगर हमारी प्रदेश पुलिस ने गलत किया होता, फिर जयराम जी उनको कोसते, तो मैं भी इस बात को मान जाता। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष का ये स्टैंड, ये भाजपा के लोगों को समझने की जरूरत है कि उनके नेता के क्या हाल है। बिल्कुल एफआईआर हुई है, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। पहला पार्ट था कि आपने किस तरह से वहां जहां घुसे, किचन से घुस रहे हैं, कैमरे फेस नहीं करने थे। आपके साथ हरियाणा पुलिस के लोग हैं, व्हाट दे आर डूइंग। आप बिना वर्दी के हैं, आपके पास वारंट नहीं है, आप उनका सारा कैमरा शैमरा उठा के सारा सिस्टम ले जा रहे हैं। दैट यू कांट डू, कहीं नहीं है प्रोविजन में। वो इसलिए किया गया कि आपकी अपनी एंट्री लीगल थी, वो ना दिखे उन कैमरों। 27 फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा के मिशन लोटस पर हिमाचल भाजपा के प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। आज की खबर से बात करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि 16 मार्च का समय अभी दूर है, ये सरकार इससे पूर्व गिर सकती है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से ना तो इसके अधिकारी खुश हैं और ना ही नेता और ना मंत्री। इतना ही नहीं, इस सरकार ने आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं जिससे प्रदेश की जनता आहत है। 27 फरवरी 2024 एक ऐसा दिन जब प्रदेश सरकार की जो नींद थी वो हराम की। कुछ कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों ने, उन विधायकों में से एक विधायक मेरे साथ है, उस वक्त 6 विधायक उन्होंने पासा पलटा और भाजपा में चले गए और वो कांग्रेस सरकार के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव तक की स्थिति बन गई थी। राजेंद्र राणा जी मेरे साथ है, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता है। राणा जी, 16 मार्च एक बार फिर राज्यसभा चुनाव, क्या इतिहास फिर दोहराया जाएगा भाजपा द्वारा? मुझे लगता है कि 16 मार्च की डेट अभी बड़ी लंबी है, अभी 25 दिन है। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे देश के आज तक के इतिहास के सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। भ्रष्टाचार का घड़ा पूरी तरह भर चुका है और ये पाप का घड़ा जो है ये फूटने वाला है। और मुझे लग रहा है कि 16 तारीख से पहले पता नहीं क्या होने वाला है। 16 का चुनाव तो बड़ी दूर है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार टिकने वाली नहीं है। सरकार का ना कोई मंत्री खुश है, ना कोई विधायक खुश है, ना कार्यकर्ता खुश है। सरकार पूरी तरह जो है कोलैप्स हो चुकी है और आर्थिक तौर पर एक आर्थिक इमरजेंसी हिमाचल प्रदेश में लग चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं क्योंकि सरकार के ही जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दी है उससे सारी चीजें सरकार की पोल खुल गई है। सरकार जो है वो मुझे लगता है कि ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आखिर कितने गुट हैं सर आपकी नजर में? देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी के गुटों से कोई लेना देना नहीं है। वो कितने गुटों में बंटी है, क्या है। भाजपा के गुट तो है ना, ये तो आप मानते हैं। मुख्यमंत्री
कहते हैं कि भाजपा 5 गुटों में बटी है। मुख्यमंत्री अभी भी सरकार में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, परंतु उनको ये नहीं पता वो मुख्यमंत्री हैं। वो अभी भी सरकार को इस तरीके से लेते हैं जैसे यूनिवर्सिटी में वो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, उस तरीके से स्टूडेंट संगठन को जो चलाते थे, एक छात्र संगठन को जिस तरीके से चलाते थे, उस तरीके से सरकार को चला रहे हैं। इसलिए उनको कोई पता नहीं लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा है। झूठी अफवाहें, झूठे प्रपंच इस तरीके के वो बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं मुंह से, और उनकी बातों को कोई अब सीरियस लेता भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बोल सकते हैं। धन्यवाद सर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऊना में आयोजित प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम सामने आया है, ऐसा हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़े एआई समिट प्रकरण में जिन लोगों पर भारत की छवि धूमिल करने के गंभीर आरोप हैं, उन्हें संरक्षण देने के लिए प्रदेश सरकार ने कानून के रखवालों को ही आमने सामने खड़ा कर दिया है। लगभग 16-18 घंटे एक ऐसा कांड, एक ऐसा कारनामा हिमाचल प्रदेश में घटा है जो न भूतो न भविष्यति, न शायद पहले कभी हुआ होगा और शायद आगे भी नहीं होगा। जब कानून के रखवालों को कानून के रखवालों के साथ अपना राजनीतिक हित साधन करने के लिए लड़ाकर खड़ा कर दिया, वो लोग जो देश हित की परवाह किए बिना अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक प्लेटफॉर्म पर, जहां भारत की छवि दुनिया में उभर रही थी, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत को बदनाम करने का चंडीगढ़ से खबर है। हरजोत बैंस ने शिक्षा में हो रहे सुधार और डिजिटाइजेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में 400 करोड़ रुपए की लागत से 5000 से अधिक स्कूलों में 38,649 नए कंप्यूटर भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही 3,600 से ज्यादा स्कूलों में 8,268 इंटरैक्टिव पैनल भी वितरित किए जाएंगे। सभी हाई स्कूल और एससी बच्चों को स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया है। हरजोत बैंस ने टीईटी परीक्षा को लेकर भी चर्चा की। कोर्ट के आदेश के अनुसार 1997 से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार कानूनी हल ढूंढ रही है और किसी भी शिक्षक की नौकरी खतरे में नहीं आई। आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों से जुड़ी और बड़ी घोषणाएं की जाएंगी और कंप्यूटर शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में पंजाब शिक्षा क्रांति हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पिछले दिनों में पंजाब के 305 बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्होंने जेईई मेंस क्लियर किया। और जैसे मैंने बताया कि पूरे देश में पंजाब एकलौता ऐसे राज्य था जिसने ये आंकड़ा बताया है कि हमारे सरकारी स्कूलों से पढ़ते इतने बच्चों ने जेईई मेंस पास किया है। इसी सिलसिले में हम पंजाब शिक्षा क्रांति को और मजबूती देते हुए हमारे सरकारी स्कूलों में हम लगभग 38,649 कंप्यूटर्स, फुली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स हैं, ये भेज रहे हैं। और साथ में 8,268 इंटरेक्टिव पैनल्स, जिनको हम स्मार्ट बोर्ड्स बोल रहे हैं, हमारे हर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और हर एक हाई स्कूल में ही जाएंगे। कुछ मिडिल स्कूल्स में भी जा रहे हैं जहाँ बच्चों की गिनती ज़्यादा है। मैं समझता हूँ इससे हमारे बच्चों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में नए मौके मिलेंगे और बच्चों में और उनके जो माता पिता है और वहाँ के टीचर्स, उनमें एक नया विश्वास आएगा। बिलासपुर की तहसील गुमरी गांव के जसवाड़ी निवासी 73 वर्षीय रिखी राम आज भी हाथों की मेहनत और पारंपरिक हुनर के बल पर जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ उनके चेहरे की झुर्रियां में एक चिंता साफ दिखाई दे रही है कि पीढ़ियों से चली आ रही बांस और लकड़ी की शिल्प की परंपरा अब धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। करीब 15 साल की पढ़ाई के बाद 8वीं में असफल होने पर उन्होंने
काष्ठ काला सीखी और वर्षों तक शिमला और व सिमरौर जैसी पहाड़ी इलाकों में लकड़ी का काम किया, लेकिन हादसे में एक हाथ घायल होने के बाद उन्होंने बांस से टोकरी, खारे और बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब बाजार में प्लास्टिक उत्पादों की बढ़ती मांग से उनकी आजीविका संकट के बादल छाए हुए हैं। कच्चे बांस की कमी और नई पीढ़ी की बेरुखी से यह पारंपरिक कला भी विलुप्त होने की कगार पर है। संगरूर जिले के गांव महिलियान के रहने वाले आर्मी जवान गुरप्रीत सिंह मणिपुर में शहीद हो गए। गुरप्रीत सिंह की पोस्टिंग मणिपुर में थी, जहां देश विरोधी तत्वों के साथ फायरिंग के दौरान वह वीरगति को प्राप्त हुए। वह पिछले 21 वर्षों से इंडियन आर्मी में सेवाएं दे रहे थे और ड्यूटी के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए शहादत दी। शहीद अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए। गांव में शोक की लहर है और लोग परिवार के घर पहुंचकर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें, नंबरदार यूनियन पंजाब के नेता रण सिंह ने परिवार के लिए मुआवजा, सरकारी नौकरी और गांव में स्मारक बनाने की मांग की है। पंजाब जागृत मंच और जिला प्रशासन की अगुवाई में इंटरनेशनल मां बोली दिवस को समर्पित पंजाबी मार्च निकाला जाएगा। इस दौरान पंजाबी जागृत मार्च कल गायक मनकीरत औलख, गुलरेज अख्तर व अली ब्रदर्स भी शामिल हो गए। यह मार्च लायपुर खालसा स्कूल से शुरू होगा और डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक, भगवान वाल्मीकि चौक, कंपनी बाग चौक, भगत नामदेव चौक से होते हुए देश भगत यादगार हॉल के पास एक कल्चरल इवेंट के साथ खत्म होगा। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य पंजाबी को बढ़ावा देना और फैलाना है। इसी के साथ ही युवाओं में अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान, प्यार और जागरूकता पैदा करना है। खबर गुरदासपुर से है। गुरदासपुर में CIA स्टाफ के SHO गुरमीत सिंह को गोली लगने से उन्हें घायल अवस्था में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही संदीप गोयल DIG बॉर्डर रेंज अस्पताल पहुंचे और गुरमीत सिंह का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी है। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर, हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PR ਜਿਹੜੇ SHO ਦਰੰਗਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ उपचार है वो ठीक चल रहा हैगा। पंजाब के लुधियाना से खबर है, जहां देर रात पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली करने वाले फर्जी लेडी इंस्पेक्टर को रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी युवती पहले पुलिस अधिकारी बनकर ड्राइवरों पर रौब झाड़ती और फिर कागजात जांचने के नाम पर पैसे ऐंठती थी। शक होने पर ड्राइवरों ने उससे आई कार्ड मांगा तो वह घबरा गई। इसके बाद ड्राइवरों ने उसे पकड़कर असली पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी गुरदासपुर की रहने वाली है। मामले में DCP जसकरणजीत सिंह तेजा ने कहा कि यह जांच जारी है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि यह वर्दी कहां से आई और क्या वह किसी संगठित गिरोह से जुड़ी हुई है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और आपराधिक इतिहास की भी जांच लगातार जारी है। देखो साढ़े ध्यान चाहिए ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਮਨਦੀਪ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी अंग्रेजी विषय की परीक्षा के पहले ही दिन नकल और पेपर आउट के मामले में सामने आए हैं। बोर्ड ने सख्त कार्रवाई करते हुए 17 परीक्षार्थियों पर एक्शन लिया है। बोर्ड चेयरमैन पवन कुमार ने बताया कि रोहतक के गांव भावचिड़ी से पेपर आउट होने की पुष्टि हुई है। अल्फा न्यूमेरिक कोड के जरिए संबंधित परीक्षार्थियों की पहचान की जा रही है। पेपर आउट करने वाले 3 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा और पुलिस की कार्रवाई भी होगी। 2 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे की जगह परीक्षा देने के मामले सामने आए हैं। आज 10वीं की परीक्षा में करीब 2,07,000 छात्र शामिल हुए, जबकि 1300 से अधिक केंद्रों पर धारा 163 लागू कर 325 उड़नदस्ते तैनात किए गए। मेरे संज्ञान में भी यह मामला आया है और डिप्टी कमिश्नर रोहतक ने
हमारी जो जिला क्वेश्चन पेपर फ्लाइंग है उसको इस क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो जब प्रोवाइड करवाई तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड एक हमने हिडन फीचर हमें इस हर एक क्वेश्चन पेपर में डाल रखा है और उसके आधार पर यदि मैं इसका हिडन फीचर ये बताना चाहूँ आपको D407748 अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड को थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। अल्फ़ा मीन अल्फ़ाबेट जो कि D है, न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स, और यह यूनिक होता है हर एक रोल नंबर का। और जब इसको हमने ट्रेस किया तो यह भावड़ गांव है जो कि चिड़ी के पास पड़ता है, चिड़ी ब्लॉक के पास है, और यहाँ से यह पेपर आउट हुआ है, लीक नहीं, यह पेपर आउट हुआ है। और जिस परीक्षार्थी का पेपर आउट हुआ है हमें उसके बारे में पता चल चुका है और इसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पलवल की क्राइम ब्रांच के केएमपी एक्सप्रेस पे पर हुए ब्लाइंड लूट का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दिनांक 30 दिसंबर 2025 को ट्रक चालक हरेन को अमरपुर फ्लाईओवर पर 2 हथियारबंद युवकों ने मोबाइल और नकदी लूट ली थी। आरोपियों ने फोन पे का पासवर्ड पूछकर 3,200 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए और फरार हो गए। डीएसपी पलवल मनोज वर्मा ने बताया कि पुलिस ने इंटेलिजेंस और मुखबिर की मदद से 24 फरवरी को एक आरोपी को हतीन मोड़ से गिरफ्तार किया। आरोपी पलवल का निवासी और इससे पूछताछ के दौरान अन्य साथियों की पहचान की गई। लूटे गए 2500 रुपए मोबाइल बरामद कर लिए गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीआईए पलवल की टीम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिन्हा जी के मार्गदर्शन में और इंस्पेक्टर रविंदर सीआईए स्टाफ इंचार्ज पलवल के नेतृत्व में बैक टू बैक अच्छा काम कर रही है। जो इसी कड़ी के तहत सीआईए स्टाफ पलवल के इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर की टीम ने एक ब्लाइंड लूट का पर्दाफाश किया है। इस लूट के तहत दिनांक 30/12/2025 को दिनांक 30/12/2025 को एक ट्रक ड्राइवर जो यूपी का रहने वाला था, बुलंदशहर का, वो बिलासपुर से गुरुग्राम के लिए चला था। तो जब केजीपी पर अमरपुर गांव के पास वो कन्वीनियंट ब्रेक लेने के लिए रुका तो 2 नौजवान लड़के आए और गन पॉइंट पर उसका मोबाइल फोन, 5,000 रुपये लूट लिए और 3200 रुपये थ्रू पेटीएम उससे ट्रांसफर करवाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।